सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2011 का केमिस्ट्री क्वेश्चन जो कि पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर में 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2011 में केमिस्ट्री सेक्शन से यानी रसायन विज्ञान से। और आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 1 यानी 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो कैसी लगेगी आपको जरूर फीडबैक में बताना। पहली बार देख रहे हो वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को इसी तरह के लेक्चर्स इन्फॉर्मेशंस पाने के लिए फॉर बिहार पैरामेडिकल, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पे मिलते हैं आपको इंपॉर्टेंट क्विजेस, पीडीएफ्स और क्लास के इन्फॉर्मेशन। साथ ही साथ आपको वहाँ पे सबसे पहले न्यूज़ मिल जाता है कि क्लास किस टाइमिंग पे होगी। और फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग अपना क्वेश्चंस पे चलते हैं ना समय ना गवाते हुए। आपका पहला क्वेश्चन है विच इज करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा एक सही है, ठीक है, कौन सा एक सही है। तो 4 ऑप्शन दे रखा है आपको और यहाँ पे ऑप्शंस में क्या दे रखा है, केसी और केपी, केसी और केपी दे रखा है। आपको बताना है कि आपका सही कौन सा है। तो सबसे पहले ये हम लोग केसी केपी से क्या हम लोग को पता चलता है कि ये आपका इक्विलिब्रियम का सवाल है। किस चीज का, इक्विलिब्रियम का सवाल है, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम का आपका सवाल है और ये केपी और केसी और आरटी डेल्टा एन के बीच में रिलेशंस का हम लोग को फाइंड आउट करना है। यानी मेन है मुख्यतः केपी और केसी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। सही रिलेशन क्या है, केपी बराबर केसी आरटी डेल्टा एन, ये आपका करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट आंसर है। अब इसमें देख लेते हैं कि केपी क्या है, केसी क्या है, आर क्या है, टी क्या है और डेल्टा एन क्या है। तो केपी क्या है आपका, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के टर्म में। और केसी आपका सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन, बस सिंपल कॉन्सेंट्रेशन का रिस्पेक्ट में। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और टी क्या है आपका टेम्परेचर और डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल में पूरा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर इक्विलिब्रियम से है और इस पे आपका 2020 में डायरेक्ट प्रश्न बना था इस ई रिलेशन के ऊपर। आपका 2020 केमिस्ट्री जो कि इसी बार हुआ था उस पे आपका आया था। तो आप देख सकते हो कि ये 2011 का प्रश्न है कि जो डायरेक्ट इसी रिलेशन पे आपका 2020 में पूछा है। तो प्रीवियस ईयर करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर अच्छे से कीजिए, डिटेल में आपको यहाँ कराया जा रहा है, डिटेल में कीजिए। एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जब तक नहीं समझ में आता रिपीट वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल में इक्विलिब्रियम का जो रिलेशन, जो कि आगे भी यानी लेटेस्ट में 2020 में इसी बार पूछा गया। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ये तो वीवीआई हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको वीवीआई कर लीजिए और रिलेशंस को अच्छे से याद कर लीजिए। केपी बराबर क्या होता है आपका, के सी आर टी डेल्टा एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको पूछ रहा है यदि अभिक्रिया, एक दे रखी है अभिक्रिया यानी N2O4 साम्य पे है इक्विलिब्रियम पे विथ 2NO2। आपको उसमें बताना है कि N2O4 की विघटन अंश यानी डिग्री अल्फा दे रखी है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका दे रखा है अल्फा। तो साम्य पे यानी एट इक्विलिब्रियम N2O4 एंड NO2 की कुल मोल की संख्या क्या होगी। तो आपको ये एक रिएक्शंस दे रखा है पहला, और आपको बोल रखा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दूसरा पॉइंट क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा है आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी विघटन अंश आपका अल्फा है। तो आपको थर्ड में यानी निकालना क्या है, N2O4 व NO2 का नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, ठीक है।
सो ये कैसे बनेगा ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना होगा। रिएक्शन जो दे रखा है लिख लिए हम लोग वहां पे शाम पे यानी इक्विलिब्रियम पे। बैलेंस है चेक कर लेंगे तो दोनों तरफ 2n है और 4o है, सही है, बैलेंस्ड है। इक्वेशन सेकंड स्टेप में बैलेंस करना है। अब हमको बोल रहा है कि आपका एट टाइम जीरो आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा अल्फा। क्यों? क्योंकि टोटल का बात कर रहे हैं और इसका क्या रहेगा जीरो एट टाइम इक्वल टू जीरो। लेकिन एट इक्विलिब्रियम ये कितना रहेगा क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 1 लेके चलेंगे, 1 है तो 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा लिए तो अल्फा निकला इसमें से, यानी इधर कितना हो जाएगा आपका 2 अल्फा। दो मॉलिक्यूल्स है ना एन का तो 2 अल्फा हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया इक्विलिब्रियम पे NO2 का और NO2 का और N2O4 का, तो जोड़ देंगे। तो आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स जोड़ देंगे तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो टोटल कितना आ रहा है आपका 1 प्लस अल्फा। ठीक है, तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। एक बार पुनः समझा देते हैं कैसे हुआ। सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वेशन जो दे रखा था सामने वाला रिएक्शंस का वो लिख लिए हम लोग। यहाँ पे लिख लिए N2O4 इज एट इक्विलिब्रियम विथ 2NO2। ठीक है, तो टाइम टी पे क्या होगा, यानी जब शुरू रिएक्शन अभी शुरुआत नहीं हुआ है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन यानी उसका दे रखा है कि अल्फा है। ठीक है, तो अल्फा ले लिए हम लोग। अब अल्फा है तो अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है टाइम जीरो पे, तो इसलिए जीरो अमाउंट में है। लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें से 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, यानी 1 टोटल होल नंबर लेके माइनस अल्फा कर दिए। तो अल्फा इसमें से माइनस किए हैं तो इधर तो प्लस होगा क्योंकि रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में जाके कन्वर्ट होगा एट इक्विलिब्रियम। तो ये 2 NO2 है तो इसलिए 2 लगा दिए और क्या बन रहा है अल्फा। अल्फा निकल रहा है तो अल्फा बनेगा भी, तो इधर से अल्फा आपका माइनस कर रहे हैं तो इधर प्लस करना होगा ना अल्फा, तो इधर से अल्फा माइनस किया और 2 आपका जाके बना अल्फा इधर। तो ये हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि शाम पे बताइए कि आपका N2O4 और NO2 का कुल संख्या कितना होगा। सो यहाँ पे हम लोग प्लस कर दिए, जस्ट क्या प्लस किए 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो अल्फा से एक अल्फा कट गया तो बचा क्या 1 प्लस अल्फा। ठीक है, ये था आपका डी, ये था आपका इक्विलिब्रियम का सवाल। ये भी दूसरा सवाल आपका इक्विलिब्रियम के ऊपर है। तो चैप्टर नंबर आपका 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा सवाल आपको इक्विलिब्रियम पे है तो इस टाइप का प्रश्न फिर आ सकता है आपका 2021 का एग्जाम में, तो बी प्रिपेयर्ड। इक्विलिब्रियम अच्छे से कर लीजिए, साम्य अवस्था चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो क्लास के बाद एक बार फिर से रिपीट पे देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है द सॉलिबिलिटी ऑफ BaF2 in a solution of BaNO3 whole twice will be represented by the concentration term। तो आपको यहाँ पर concentration term बताना है BaF2 का solutions में of BaNO3 का। ठीक है, तो ये हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जाना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। हर चीज क्वेश्चंस का करने के लिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो ये कहाँ से पूछा आपका प्रश्न, ये भी आपका इक्विलिब्रियम पे सवाल है। 2011 में तीसरा प्रश्न है जो इक्विलिब्रियम पे पूछा गया है। तो इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किसके ऊपर है प्रश्न, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक जो आपका इसी चैप्टर का आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है। आयनिक आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वहां पे हम लोग को उसको पढ़ना है। और हम लोग को क्या बोला गया है, तो यहाँ पे एस मानते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, लेट एस बी द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। लेट एस बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ BaF2 इन BaNO3 ट्वाइस सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला। तो एक्सप्रेशन क्या होगा इसके लिए, एक्सप्रेशन निकालना होगा। एक्सप्रेशन फॉर solubility product
is given by KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो Ba2 प्लस कर लेंगे और F-2 कर लेंगे। तो ये आपका KSP बता दिया इसका, ठीक है। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड्स हमको आयंस देखना है सॉल्यूशंस में, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूं इसको। तो यहां तक तो हो गया था हमारा कि KSP Ba2 प्लस, फिर से वापस लिख रहा हूं, ठीक है। सो यहाँ के आगे हम लोग को जाना है। तो आगे क्या होगा कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन द सॉल्यूशन इज एज फॉलोज, ठीक है। तो F माइनस इक्वल टू 2S, क्योंकि 2 था, ठीक है, 2 है। तो थस आपका S क्या हो जाएगा, हाफ F माइनस, तो यहाँ पे हाफ S माइनस आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आपको KSP निकालना है। तो किस चीज़ का दे रखा था, BF2 का, 2 वो प्रेजेंट है इसलिए 2S माने हम लोग उसका, और एक S निकालने के लिए हाफ कर दिए उसको, तो हाफ हो गया आपका। तो यहाँ पे आपको निकल गया, ठीक है। ये था आपका आंसर, ठीक है। और BA यहाँ पे कॉमन है, इस वजह से BA को नहीं लिए, F अनकॉमन है इसलिए F का हम लोग बस निकालेंगे यहाँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, क्योंकि B तो दोनों में प्रेजेंट है, इस वजह से हम लोग सिर्फ F का निकालते हैं, ना कि BA का। तो बात समझ में आई। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अलग से जब इक्विलिब्रियम का मैं लाऊंगा ना, तो पूरा अलग से सारा चीज़ जो इक्विलिब्रियम का है आपका, सारा रिलेशन, सारा इक्वेशंस, सारा आपका फॉर्मूला सब एक वीडियो में, स्पेशल VVI वीडियो इक्विलिब्रियम के ऊपर जल्द ही आपके लिए आएगा। तो उसके लिए बस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ना समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, फिर से करा दूंगा स्पेशल टॉपिक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है विच इज लुईस बेस। तो आपको बताना है लुईस बेस कौन सा है, ठीक है। तो यानी इनमें से कौन सा लुईस क्षार है। तो दो तरह के आपके एसिड होते हैं इनके बेसिस पे। पहला आपका लुईस एसिड और दूसरा लुईस बेस। तो दो प्रकार के होते हैं। तो लुईस ने आपको लुईस एसिड और लुईस बेस का बताया। तो लुईस एसिड क्या था आपका, एन एसिड एज अ स्पीसीज विच एक्सेप्ट, यानी जो एक्सेप्ट करता है आपका इलेक्ट्रॉन्स, वो एसिड वाल्व जो आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर को, ठीक है। एंड बेस क्या था, एंड बेस की विच डोनेट्स, यानी दान करता है एन इलेक्ट्रॉन पेयर को। तो ये था आपका एसिड बेस का डेफिनेशन, ठीक है। तो लुईस एसिड और लुईस बेस, पहले लुईस बेस देख लेते हैं। लुईस बेस में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन देख लेते हैं NH3 यानी इसके पास अभी एक पेयर है। वो कैसे, आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए इनका 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो टोटल वैलेंस में 5 हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें 5 हो गए, ठीक है। सेकंड सेल तो n इक्वल टू 1 2 3 1 2, तो H के साथ बना लेगा, H के साथ बना लेगा, H के साथ बना लेगा, 2 बच रहा। तो इसके पास एक लोन पेयर है, तो पहला ही आपका निकल गया आंसर, यानी वैसे जो डोनेट कर सके इलेक्ट्रॉन पेयर्स को। तो आपका 1 ही, यानी NH3 अमोनिया ही आपका यहाँ पे निकल गया पहला ही, कि आपका लुईस क्षार है। बाकी सब क्या है, आपका लुईस एसिड है, La है, यानी लुईस एसिड, ठीक है। क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट करेंगे, तो ये आपका हो गया लुईस एसिड लुईस बेस के ऊपर, ठीक। और एग्जांपल्स, ये तो हो गया आपका लुईस एसिड
एक बार थोड़ा सा एसिड और देख लेते हैं, लुईस एसिड को। लुईस एसिड में और कौन सा एग्जांपल हो जाएगा आपका, AlCl3। 2012 वाला प्रश्न में भी हम लोग इसको देखे थे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहता है। कैसे, Al 3 है इसका, Cl के साथ बना लेगा, तो इसके पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और 2 इसको चाहिए, तो ये भी आपका लुईस एसिड हो गया। कोबाल्ट 3 प्लस Fe3 प्लस Mg2 प्लस, ये सारे कैटायंस आपके क्या होगा, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, और लुईस बेस क्या हो गया आपका, लुईस बेस जो दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो H2O, NH3, OH-, दीज आर ऑल लुईस बेस जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकते हैं। ये था आपका डिटेल में पूरा। ठीक है, तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन लुईस एसिड और लुईस बेस का। ये भी आपका चौथा प्रश्न जो पूछा जा रहा है इक्विलिब्रियम पे, तो 2011 में ये चौथा प्रश्न है जो इक्विलिब्रियम से पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इक्विलिब्रियम से बहुत सवाल पूछा जा रहा है। आइए तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि अ रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, कब होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कब होगा, तो डेल्टा जी माइनस एन एफ ई, या डेल्टा जी आपका पॉजिटिव हो, डेल्टा जी नेगेटिव हो, ठीक है, या डेल्टा ई आपका पॉजिटिव हो। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी चैप्टर 3 क्लास 12 से। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कब होगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो एक ही कंडीशन पे होता है, जब डेल्टा ई नॉट फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस, वो भी रिएक्शंस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस कब होगा, रिडॉक्स रिएक्शंस उसके लिए पॉजिटिव हो तब, यानी डेल्टा ई नॉट आपका पॉजिटिव हो तब। ठीक है, अगर डेल्टा ई नॉट आपका नेगेटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो ऊपर वाला के लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नीचे वाला के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, सो आपका यहाँ डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का प्रश्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आता है कि स्पॉन्टेनियससिटी बताना है, तो और थर्मोडायनेमिक्स से भी आपका आ सकता है बताने के लिए, यानी चैप्टर नंबर 6 क्लास 11 कि स्पॉन्टेनियस है रिएक्शंस की नहीं, इंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ऊष्माशोषी है कि नहीं, ये सब इस टाइप के प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि द रेट ऑफ अ गैसियस रिएक्शन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन के concentration of A and B if the volume of the reaction vessel is suddenly reduced to 1/4 of the initial volume, the reaction rate relating to original rate will be। सो आपको हिंदी में है कि गैसीय अभिक्रिया का वेग को हम लोग एक्सप्रेशन से बता रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ए बी में दिया जाता है, यदि अभिक्रिया पात्र का आयतन अकस्मात प्रारंभिक आयतन का 1/4 हो जाता है, यानी रिड्यूस कर दिया जाता है 1/4, तो तब अभिक्रिया का वेग, मूल वेग क्या होगा। सो आपको ये कैसे बनेगा, तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ेगा। तो रेट लॉ सबसे पहले कैसे दिया जाता है, रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ इज गिवन बाय R इक्वल टू के ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये आपका रेट लॉ हो गया। और हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है आपका, कॉन्सेंट्रेशन इज अ नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, दैट इज NyV। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो NyV लिख लिए हम लोग। ठीक है, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, तो ये आपका बताना है क्योंकि नीचे है, तो कॉन्सेंट्रेशन का प्रोपोर्शनल होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ से क्या निकला, C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू NyV।
तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा। ये आपका था यहाँ से कॉन्सेप्ट। ये क्या था आपका कॉन्सेप्ट। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला इक्वेशन। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग निकालते हैं। इंक का कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इसको ब्लू कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। तो रेट लॉस है तो रेट तो लिख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सडनली पहला वाला से एक चौथाई कर दिए। तो पहला वाला मान के चलिए, पहला वाला ये था और सीधे एक चौथाई कर दिए, ठीक है। तो 1/4 कर दिए वॉल्यूम का, ठीक है। 1/4 कर दिए तो कॉन्सेंट्रेशन भी आपका 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, एक चौथाई कम कर दिए तो इसमें जितना था कंसंट्रेशन उतना इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। सारा तो कुछ निकाले तो है नहीं, तो जितना इसमें भरा था उसको और कंसंट्रेशन, यानी उस वॉल्यूम में कंसंट्रेशन इसका 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम एक चौथाई कम हुआ है, ठीक। तो न्यू रेट लॉ क्या होगा आपका, न्यू रेट लॉ यानी R डैश डेट इज इक्वल टू K इक्वल टू आपका 4 टाइम्स A और 4 टाइम्स B इंटू करिए। तो K इक्वल टू 16 इंटू A प्लस B। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बना। पहला था R और दूसरा था R डैश, ठीक है। पहला R था, दूसरा R डैश। इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर से थर्ड वाला प्रोसेस अच्छे से बता रहा हूँ। तो पहला क्या था आपका, पहला क्या था आपका कि R निकाले थे सिंपल रेट जो पहले था विदाउट कोई भी चेंजेस। फिर R डैश निकाले तो क्या था 16K, ठीक है। 16K A बाई B। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, तो इसको पुट कर सकते हैं इसमें। तो R डैश इक्वल टू 16 R। तो ये कितना है आपका 16 टाइम्स, जो न्यू आया आपका 16 टाइम्स ऑफ R। तो D इज द करेक्ट आंसर। तो न्यू जो रिएक्शन आएगा, जो न्यू बनेगा, तो उसका रेट 16 टाइम्स ज्यादा होगा पुराना वाला रेट से। सो द न्यू रेट will be 16 times the original rate। ओरिजिनल रेट का 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये था आपका आंसर, ठीक है। क्योंकि R डैश इक्वल टू 16 ऑफ R, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर दिए। तो ये था आपका केमिकल काइनेटिक्स। कहाँ से सवाल था ये, केमिकल काइनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 2021 में पक्का एक प्रश्न यहाँ से आने का संभावना है। 100% तो नहीं कहूँगा, 99.9% जरूर कहूँगा कि यहाँ से एक प्रश्न न्यूमेरिकल्स इसी टाइप का, आपको इसी टाइप का, इसी फॉर्म का न्यूमेरिकल पैटर्न यही रहेगा और इसी पे आपका पूछेगा, ठीक है, 2021 में। ये था आपका केमिकल काइनेटिक्स। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार पुनः देख लीजिएगा क्लास के बाद रिपीट करके, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसमें रेट लॉ लिखना है, और फिर हम लोग जानते हैं C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। और उसी से हम लोग, क्योंकि 1/4 हुआ तो आपका कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली है तो 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि इनवर्सली है। उसके बाद रेट लॉ पहला लिखे, फिर दूसरा रेट लॉ, न्यू रेट लॉ, और फिर कंपैरिजन कर दिए दोनों का, कंपेयरिंग फर्स्ट लॉ रेट लॉ, फिर ओरिजिनल और नया वाला कंपेयर किए तो आपका 16 टाइम बढ़ गया। तो ये था आपका उत्तर, यानी किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलर्ड कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताना है कौन सा कलर कंपाउंड है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक रंगीन है, ठीक है। तो NO, N2O, NO2 और NH3। यानी NO का मतलब क्या हो गया आपका नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, अमोनिया या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपका C ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक।
कलर कंपाउंड में आपको याद रखना होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन सा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन सब, ये सब आपका SPDF ब्लॉक वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस इतना ही था इसमें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, क्लोरीन एक्ट्स एज अ ब्लीचिंग ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये एक बार दो बार आ चुका है, तो आप प्रीवियस ईयर जाके पूरा कीजिए 2020 तक, आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फॉर्म में आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फॉर्म में दिख जाएगा। तो क्लोरीन केवल इसकी उपस्थिति में आपका ब्लीच का काम करता है। तो आपका ऑप्शन है ड्राई एयर, मॉइस्चर, सनलाइट और ऑक्सीजन। सो पहले भी मैंने बता रखा है, प्रीवियस ईयर में सवाल एक बार और आ रखा है। तो क्लोरीन जो आपका है प्लस H2O के प्रेजेंस में, यानी वाटर के प्रेजेंस में, यानी मॉइस्चर्स, यानी बी करेक्ट ऑप्शन होगा, मॉइस्चर्स के प्रेजेंट में आपका ये ब्लीच का काम करते हैं, यानी HCl प्लस HClO। और ये जो आपका HOCl बनता है ना, ये वाला पार्ट, ये आपका ब्लीच का काम करता है। HCl प्लस O नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है, नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन ही आपका ब्लीच का काम करता है। ब्लीच क्या करता है, हमारा कोई भी कपड़ा पे चला जाए तो उसको कलरलेस कर देता है, और ये यही क्वेश्चन था, कलरलेस करना, कोई भी कलर का हो, रेड ब्राउन ग्रीन, उसको व्हाइट कर देगा। तो वो नेसेंट ऑक्सीजन के लिए वजह से होता है। तो जब तक पानी नहीं रहेगा मॉइस्चर, क्लोरीन काम नहीं करेगा, और सिंपल ऐसे ही रहेगा। जैसे ही उस मॉइस्चर्स के कंटेंट में आ जाएगा यानी वाटर, सो अपना ब्लीचिंग एक्शन स्टार्ट कर देगा। तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए आपको मॉइस्चर देना जरूरी है। अब चलिए ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए, चैट में जल्दी बताइए, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी, मैं सबका देख रहा हूँ। यहाँ पे क्लोरीन बस समझाने के लिए लिखा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर का यही क्लोरीन जो निकलेगा उसी का बता रहा हूँ। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या आया आपका, CaClO ट्वाइस, ठीक है, इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हैं, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन CaCl, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग C, यानी एक्वस सॉल्यूशन CaCl2 का, यहाँ भी CaCl2 का, और बाय रिड्यूसिंग CaCl2 विथ C, और बाय रोस्टिंग ऑफ लाइमस्टोन। तो फिर से एक बार बता दे रहा हूँ हिंदी में कि Ca प्राप्त होता है CaCl2 का अपघटन कराने से, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस, CaCl2 का जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने से, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का C के साथ अपचयित कराने से, या चूना पत्थर के भर्जन से। तो आपको बताना है, और उससे पहले मैं बता दूं ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीट हो चुका है आपका कई बार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी रिपीट हो सकता है। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, VVI, इसको VVI कर लीजिएगा। सो ये आपको किस तरह से सॉल्व करना है आपको, तो सिंपल आंसर इसका रहेगा कि कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन CaCl, यानी पहला ऑप्शन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन CaCl2, ठीक है। तो ये आपका सही होगा, क्योंकि कैल्शियम ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है ना, वो फ्यूज्ड मास होता है 6 पार्ट, यानी कैल्शियम क्लोराइड 1 पार्ट आपका कैल्शियम फ्लोराइड रहता है। तो 700 डिग्री सेल्सियस पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो ग्रेफाइट का रहता है ना, उसमें एनोड पे हम लोग रखते हैं, और वाटर कूल्ड कैथोड ऑफ आयरन, ठीक है, कैथोड पे आयरन को रखते हैं, तब इसको सस्पेंड करते हैं, तो फ्यूज मास में बनता है। तो जैसे ही उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो आपका कैल्शियम डिस्चार्ज हो जाता है कैथोड पे, यानी आपका CaCl2 क्या साम में चला जाता है, Ca2 प्लस और 2Cl, ठीक है, CaCl2 साम पे आपका हो जाता है वो Ca2 प्लस 2Cl माइनस। तो ये आपका है। तो आप बस याद रखिए कि इलेक्ट्रोलिसिस होता है मोल्टेन CaCl2, और इस पे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में भी आगे आ रखा है, मतलब आगे पूछा था, ठीक है। तो उसको भी एक बार अच्छे से पूरा प्लेलिस्ट में जाके केमिस्ट्री का देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसे रेड लीड भी कहते हैं, यानी PbO, PbO2, PbS या आपका Pb3O4। तो रेड लीड किसे कहते हैं? इसका मतलब क्या है? लीड टेट्रोऑक्साइड। ठीक है, लेड टेट्रोऑक्साइड। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लेड टेट्रोऑक्साइड। ठीक है, तो रेड लीड हम लोग किस